हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। तो आज यानी कि 26 फरवरी 2025 के द हिंदू में क्या है खास, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना देर किए डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम द हिंदू टुडे, एक्सेप्टिंग तालिबान एनवॉय इन दिल्ली विल अंडरमाइन इंडियाज क्रेडिबिलिटी। तो अभी हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी मैड्रिड में, वहाँ पर ये रिमार्क पास किए गए थ्रू द डेलीगेशन, थ्रू द मीडिया रिपोर्टर्स, कि अगर इंडिया अफगानिस्तान के एनवॉय के एम्बेसडर को, है ना, क्योंकि अब अफगानिस्तान में तालिबान का रूल है, तो इन्होंने इंडिकेट किया है कि भाई ये जो एनवॉय आएगा इंडिया में, ये जो एम्बेसडर आएगा वो एक्चुअली अफगानिस्तान का नहीं होगा, वो कहाँ का होगा, तालिबान का होगा, जो अभी रूल कर रहा है। और तालिबान क्या है, दुनिया के लिए एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर इंडिया इस एम्बेसडर को होस्ट करता है, इंडिया में अपने यहाँ रहने की जगह देता है, तो ये इससे इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये रिमार्क किसने पास किए? देखो, अगर बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान में दो तरह की गवर्नमेंट है। एक तो तालिबान, जिसने क्या किया कि 2019 में जो अफगानिस्तान की जो पावर है उसको कैप्चर कर लिया एंड उस पर रूल कर रहा है पिछले 4-5 सालों से। ठीक है, एक अफगानिस्तान की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जिसको हटा के तालिबान ने अफगानिस्तान की पावर पे कब्जा किया। तो अब ये जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये अभी एग्जाइल में रह रही है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, लाइक यूएई में आपको देखने को मिल जाएगी, यूके में देखने को मिल जाएगी। तो ये अभी वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। इनका एक प्रेसिडेंट भी होता है, इनका एक प्राइम मिनिस्टर भी होता है, और इन्होंने दुनिया भर में अपने एम्बेसडर भी भेजे हुए हैं। तो उन्हीं एम्बेसडर ने ये कमेंट किया कि भाई देखो, जो ऑथेंटिक अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है वो हम है, भले ही आज हम एग्जाइल में रह रहे हैं, हमारी मजबूरी है ना, बट जो जनता ने जिन्हें चुना है वो हम है। तो ऐसे में अगर आप, यानी कि इंडिया, तालिबान के एम्बेसडर को अपने इंडिया में अपॉइंट करती है एज ए एम्बेसडर ऑफ अफगानिस्तान, तो इससे इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो पूछा गया कि भाई कैसे क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी? तो देखो, दुनिया में अगर टेररिज्म की बात जब करी जाती है तो लोग टेररिज्म को दो तरह से डिफाइन करते हैं। एक तो गुड टेररिज्म, दूसरा बैड टेररिज्म। मोस्टली जो टेररिज्म है उसका ये कैटेगराइजेशन दो कंट्रीज ने मिलके किया है, पाकिस्तान, है ना, दूसरा यूएसए भी। ठीक है, पाकिस्तान को जहाँ जिन टेररिस्ट के साथ फायदा होता है उन्हें क्या क्या देते हैं, ये तो गुड टेररिस्ट है, ये गुड टेररिज्म है। ठीक है, और जिस टेररिज्म से पाकिस्तान को नुकसान होता है वो क्या देते हैं, ये बैड टेररिज्म है। बट इंडिया टेररिज्म को कैटेगराइज नहीं करता है। फॉर इंडिया टेररिज्म इज टेररिज्म, एनी फॉर्म ऑफ टेररिज्म इज क्रिटिसाइजेबल। मतलब जो भी टेररिज्म जिस तरह का भी, चाहे वो अच्छे पर्पज के लिए है या बुरे पर्पज के लिए, अगर वायलेंस का इस्तेमाल किया जाता है, टेरर का इस्तेमाल किया जाता है, तो फॉर इंडिया इट इज ए बैड थिंग। ठीक है, इन्होंने बोला है, देखो यहाँ कैटेगोरिकली। इन नवंबर 2024 न्यू दिल्ली एक्सेप्टेड तालिबान अप्रूव्ड नॉमिनी इकरमुद्दीन कामिल एज एक्टिंग काउंसलर जनरल इन मुंबई। इफ इंडिया अलाउ ए तालिबान अपॉइंटेड नॉमिनी टू हेड द अफगानिस्तान एम्बेसी इन दिल्ली, इट वुड ज्वाइन अदर कंट्रीज, ठीक है, लाइक चाइना, रशिया, while at least 16 countries have rejected Taliban's nominee and still hosting ambassador of Afghan Republic. This shift will mark a stark departure from India's historical stance and undermine its credibility as a nation that has long condemned terrorism in all forms. ठीक है, इंडिया की पॉलिसी क्या है कि टेररिज्म को सारी फॉर्म्स में, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, हर फॉर्म में क्या करता है, क्रिटिसाइज करता है। तो दैट इज वाई ये रिमार्क पास किए गए हैं कि आप जो अफगानिस्तान का जो करंट रिजीम है तालिबान, उसके एम्बेसडर को दिल्ली में ना आने दें, अदरवाइज ये क्या करेगा, आपकी क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन करेगा। कि आप, अगर आप एम्बेसडर को, तालिबान के एम्बेसडर को ना दिल्ली में बिठाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप तालिबान को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, और तालिबान को एक्सेप्ट करने का मतलब, तालिबान क्या है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो तालिबान को एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है कि आप एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ऑथराइज कर रहे हैं टू रूल अफगानिस्तान। ठीक है, तो अभी इंडिया की जो
ऑफिशियल जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से कोई इस पर रिमार्क आया नहीं है। तो देखते हैं जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं या एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है वो इस रिमार्क को किस तरह लेती है और क्या इस पे उसका जो काउंटर रिएक्शन है वो निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट। सो द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम महाराष्ट्र। पेरेंट हेल्ड सॉप रेज्ड ओवर चार्ज अगेंस्ट सन फॉर एंटी इंडिया स्लोगन्स। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या हो गया आज की यूथ को। क्या हो रहा था, जनरली संडे को इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा होता है, ठीक है, तो अब सभी लोग क्रिकेट फैन अपने अपने प्लेयर्स को मतलब अक्रॉस द बाउंड्री, ऐसा नहीं देखा जाता कि भाई अगर कोई इंडियन पर्सन, इंडियन सिटीजन पाकिस्तान के बाबर आजम को पसंद कर रहा है तो उसको जनरली नहीं क्रिटिसाइज किया जाता है। सेम पाकिस्तान में भी ऐसे ही है कि अगर कोई रोहित शर्मा या विराट कोहली को पसंद कर रहा होता है ना, तो उसे ऐसे नहीं होता है कि उसको एंटी नेशनल की नज़र से देखा जाता है। क्रिकेट क्या है, सबकी अपनी चॉइस है उसमें, है ना, किसी का कोई भी फेवरेट प्लेयर हो सकता है, ठीक है। बट जब बात कंट्री की आती है, ठीक है, तो आपको एक साइड खड़ा होना पड़ता है। तो इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था एंड वो मैच इंडिया जीत जाता है, ठीक है। एक पर्सन महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, घर से बाहर आता है, ठीक है, और कुछ डेरोगेटरी स्लोगन लॉन्च करना शुरू कर देता है, मतलब बोलना शुरू कर देता है, ठीक है। क्या बोलना शुरू कर देता है? अफगानिस्तान जिंदाबाद, इंडिया गया भाड़ में एंड हिंदुस्तान मुर्दाबाद, ठीक है। अब इंडिया जीता है, ठीक है, पाकिस्तान हारा है, तो इसमें ये स्लोगन रेज करने की कोई बात नहीं उठती है, ठीक है। उसके अलावा हमारे एक प्रोमिनेंट क्रिकेटर हैं रोहित शर्मा, उनका विकेट गिरा, तो इस पर्सन ने क्या किया, सेलिब्रेट किया उस विकेट को, मतलब जो फायर क्रैकर्स हैं उनको जला के, विच इज फाइन, ठीक है। बट इस तरह के स्लोगन रेज करना, ठीक है, हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, भैया हम कुछ भी बोले, ठीक है, बट देयर शुड बी ए लिमिट, है ना। ऐसा नहीं है कि हम बोलते बोलते बिल्कुल एंटी इंडिया हो जाए, ठीक है। आप बाबर आजम जिंदाबाद बोल सकते हो, ठीक है, आप जो पाकिस्तान की टीम जिंदाबाद बोल सकते हो, बट यू हैव नो राइट टू से हिंदुस्तान गया भाड़ में और हिंदुस्तान मुर्दाबाद। तो इसी को लेके जो पुलिस एक्शन है उसके घर पे हुआ है, पूरे घर को उसके बुलडोजर से बुलडोज कर दिया गया, ये देखो बुलडोजर, ठीक है, एंड उसकी पूरी फैमिली को क्या कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया विद पेरेंट्स, ठीक है। पर्सन कहाँ का बताया जा रहा है? उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है। 10 साल पहले ये महाराष्ट्र में सेटल डाउन हुए हैं, ठीक है। तो अब ये बुलडोज करना ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बट इसको लेके, है ना, कहीं एक लिमिट होनी चाहिए कि भाई आप अपनी पसंद रख सकते हो, बट आप एंटी इंडिया स्टांस नहीं ले सकते हो, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को अपनी कंट्री में अलाउ करेंगे, ठीक है, तो वो दिन दूर नहीं कि पता ही नहीं चलेगा कि कौन हमारे इंडिया के लिए, कौन हमारी कंट्री के लिए लॉयल है, कौन लॉयल नहीं है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे हम आपको कंट्री चूज करने का, है ना, कंट्री पसंद करने का राइट थोड़े नहीं दे सकते हैं, ठीक है। कल को बैठ के पता चले इंडियन मिलिट्री में भी फिर कुछ लोग ऐसे ही स्टांस रखने लगेंगे, फिर कहाँ जाएगी लॉयल्टी, कैसे हम अपनी आर्मी की क्रेडिबिलिटी पे भरोसा करेंगे? तो देयर शुड बी ए लिमिट, ठीक है। तो इसके लिए, है ना, कुछ कानून होना चाहिए, है ना, बट ये बुलडोज करना, है ना, दिस इज नॉट राइट, कि मतलब किसी की अर्निंग को ही खत्म कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। सो द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस। इंडिया यूएस इन टॉक्स टू मिटिगेट इम्पैक्ट ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ, ठीक है। बहुत ज़्यादा चर्चा में है ये रेसिप्रोकल टैरिफ, ठीक है। क्या होते हैं ये रेसिप्रोकल टैरिफ? ठीक है, मतलब एक तरह का रिवेंज होता है कि देखो, हमारे एक्सपोर्ट पर अगर आपने टैक्सेस लगाए हैं, टैरिफ्स लगाए हैं, ठीक है, तो जितने टैरिफ आपने लगाया, जितना परसेंट आपने टैरिफ लगाया है, उतना ही परसेंट टैरिफ क्या लगाएंगे हम, आपके एक्सपोर्ट पर लगाएंगे, यानी कि बदला, ठीक है, कि मतलब, है ना, ट्रेड या तो फ्री होने दो, हम भी आप पे कोई टैरिफ नहीं लगाते, आप भी हम पे कोई टैरिफ मत लगाओ, ठीक है। अदरवाइज अगर आप हम पे टैरिफ लगाओगे तो बदले में हम भी आप पे टैरिफ लगाएंगे, ठीक है। ये टर्म अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसे इंडिया के कंटेस्ट में इस्तेमाल किया, ठीक है, और उन्होंने बोला कि हमसे बड़ा बेवकूफ़ तो कोई है ही नहीं, ठीक है। इंडिया हमें एक्सपोर्ट करता है, हम इंडिया के प्रोडक्ट पे टैरिफ नहीं लगाते, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जब हम इंडिया को एक्सपोर्ट करते हैं तो इंडिया भारी भरकम टैरिफ लगाता है, तो ये क्या किसी एंगल से फेयर है? ये फेयर नहीं है, ठीक है। तो अब हम भी इंडिया के प्रोडक्ट पे उतना ही टैरिफ लगाएंगे जितना इंडिया हमारे प्रोडक्ट पे लगाता है। तो उन्होंने इस चीज को क्या नाम दिया था? रेसिप्रोकल
टैरिफ दिया था। ठीक है, अब इसको देख के इंडिया में आ गया पैनिक बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि अगर जितने टैरिफ हम इंडिया यूएस पे लगाते हैं उतने ही टैरिफ हमारे प्रोडक्ट पे अगर यूएस ने लगा दिए तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो यूएस में क्या हो जाएंगे, इनकॉम्पिटेंट हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। महंगे हो जाएंगे तो कौन खरीदेगा, परचेज करेगा। ठीक है, इंडियन प्रोडक्ट को क्यों खरीदा जाता है, एक तो सस्ते, दूसरा क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। ठीक है, बट जब महंगे हो जाएंगे तो हमारे प्रोडक्ट को कोई पसंद नहीं करेगा, चाइनीज़ प्रोडक्ट जो है सस्ते मालूम पड़ेंगे, यूएस के प्रोडक्ट सस्ते मालूम पड़ेंगे, तो इंडिया में हो गया पैनिक। तो इंडिया ने बातचीत स्टार्ट कर दी कि देखो अभी जल्दबाजी मत करो आप, है ना, हमारे ऊपर टैरिफ लगाने में, चलो हम कुछ नेगोशिएट करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई कैसे नेगोशिएट करेंगे, तो उन्होंने कहा देखो आप हम पे टैरिफ मत लगाओ, हम एक काम करते हैं, आपके कुछ प्रोडक्ट को ना मार्केट का एक्सेस दे देते हैं, ओपन एक्सेस दे देते हैं। उन्होंने किस प्रोडक्ट को दोगे, तो उन्होंने कहा भाई हम आपके फार्म प्रोडक्ट को, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को अपने इंडिया में ओपन एक्सेस दे देंगे। ठीक है, दूसरा हम आपके यहाँ से एनर्जी परचेजेज को बढ़ा देंगे। ठीक है, इस तरह से जो टैरिफ से आपको जो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है ना, वो क्या हो जाएगा, लेवल में आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को लेके अब नेगोशिएशन चल रहे हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। बात करें कि अगर यूएसए इंडिया से सबसे ज़्यादा क्या परचेज करता है, ठीक है, तो लगभग 5-6 प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर यूएसए रिलाई करता है, हमारे इंडिया से ही आते हैं वो हमेशा। एक तो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, और ये $51.9 बिलियन पिछले सालों में बेचे गए। एपरल, कपड़े $22 बिलियन के। मिनरल प्रोडक्ट भी बेचता है, मतलब हम एक्सपोर्ट करते हैं उनको 21.2 बिलियन के। इलेक्ट्रिकल मशीनरी $28.7 बिलियन के हम यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा प्रेशियस स्टोन्स, मेटल, ठीक है, $75 बिलियन के हम इनको भेजते हैं। ठीक है, वर्थ गुड्स वर इम्पोर्टेड फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड मेकिंग इट हाईएस्ट वैल्यू इम्पोर्ट कैटेगरी। ठीक है, तो प्रीशियस स्टोन, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, एपरल, कपड़े, मिनरल प्रोडक्ट और इलेक्ट्रिकल मशीनरी। ठीक है, अब यूएसए एकमात्र ऐसा कंट्री है, वन ऑफ द कंट्री है इंडिया के लिए जिसके साथ इंडिया का ट्रेड सरप्लस है, यानी कि इंडिया उनको बेचता ज़्यादा है और उनसे खरीदता कम है। ठीक है, और उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि यूएसए हमारे कुछ प्रोडक्ट पे बहुत कम टैरिफ लगाता है। तो यही चीज़ पसंद नहीं आ रही थी डोनाल्ड ट्रंप को। उन्होंने कहा कि देखो, एक तो आपके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब जितना हम आपसे परचेज कर रहे हैं आप हमसे उतना परचेज नहीं कर रहे हो। तो इंडिया ने इसका सॉल्यूशन निकाला, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, एनर्जी प्रोडक्ट बढ़ा देते हैं हम आपके। ठीक है, हम आपके एनर्जी प्रोडक्ट परचेज करेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा फिर रेसिप्रोकल टैरिफ है ना, ये तो अनफेयर है ना कि आप हम पे टैरिफ लगा रहे हो, हाँ हम आप पे टैरिफ नहीं लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम अपने आपके ज़्यादा प्रोडक्ट को अपने यहाँ पे एक्सेस दे देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये डील डोनाल्ड ट्रंप के साथ नरेंद्र मोदी क्रैक कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, या ये डील डोनाल्ड ट्रंप को पसंद आती है या नहीं आती है, देखते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज ऑल्सो फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट। यूएस साइड्स विथ रशिया एट यूएन कॉल्स फॉर ए स्विफ्ट एंड टू वॉर। हिस्टोरिक न्यूज है अपने आप में, बहुत कम ऐसी न्यूज देखने को मिलती है। यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, ऐसे मानो कि ये यूनाइटेड नेशन की सबसे ताकतवर बॉडी है दुनिया में, कहीं भी अटैक करना हो, ठीक है, या फिर एक तरह से आप इसको कह सकते हो यूनाइटेड नेशन का मिलिट्री विंग है ये। इसने अगर जिस चीज़ को सही कह दिया वो दुनिया में सही हो जाती है फिर। ठीक है, इसी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इराक वॉर को जस्टिफाई किया, इसी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने लीबिया वॉर को जस्टिफाई किया। जिसको जस्टिफाई कर दे फिर उस पर क्वेश्चन रेज नहीं होते। इसमें 15 मेंबर होते हैं, 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो 2 साल के टेन्योर के लिए। 10 नॉन परमानेंट मेंबर कितने साल के लिए चुने जाते हैं, 2 साल के लिए, 2 साल का टेन्योर होता है इनका। और ये 5 परमानेंट, ये हमेशा रहते हैं। ठीक है, एक अंतर और है, जो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनके पास होती है बीटो पावर। क्या होती है ये बीटो पावर? बीटो पावर लाइक मान लो कि मैं परमानेंट मेंबर हूं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, एंड कोई इशू लाया गया कि लाइक पाकिस्तान पे अटैक करना है। ओके, ठीक है, तो मेरे पास बीटो पावर है और कोई कंट्री लेके आया कि पाकिस्तान पे अटैक करना है, तो वोटिंग होती है। तो 15 में से, है ना, जो जिसको मेजॉरिटी मिल जाएगी, 8 वोट मिल जाएंगे, वो जीत जाएगा। ठीक है, मगर अगर 8 लोगों ने बोल दिया कि पाकिस्तान पे अटैक करना है तो अटैक हो जाएगा। बट बीटो पावर वाला कंट्री अगर सिंगल
वीटो पावर वाला कंट्री मना कर देता है कि पाकिस्तान पे अटैक नहीं होगा, तो वो जो रिजोल्यूशन है वो क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। यानी कि एक वोट की पावर 15 वोटों की पावर, रेस्ट ऑफ 14 वोटों की पावर से ज्यादा होती है, इसी को कहते हैं वीटो पावर। इसीलिए इंडिया क्या कहता है, परमानेंट मेंबरशिप की बात करता है। परमानेंट मेंबरशिप अपने साथ क्या लेके आती है, वीटो पावर लेके आती है। तो इंडिया को चाहिए वीटो पावर, इसलिए इंडिया कहता है हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का क्या बनाओ, परमानेंट मेंबर बनाओ। ठीक है, तो यहां पे हुई मीटिंग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, और एक रिजोल्यूशन लाया गया कि रशिया यूक्रेन की वॉर बंद करी जाए। ठीक है, और इस रिजोल्यूशन को कौन लेके आया, यूनाइटेड स्टेट लेके आया। और इनकी लैंग्वेज देखो आप, इन्होंने क्या बोला है, यूएस बैक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन मोन्स लॉस ऑफ लाइफ, retreat that United Nations purpose is to maintain international peace and security and urges a swift end to रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट। ऐसे लग रहा है इट्स लाइक कि अब है ना, थाली में नॉनवेज लेके और वेजिटेरियन पे ज्ञान दे रहे हैं कि वेजिटेरियन बनो। ठीक है, यूएस के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती हैं कि भाई हम लॉस, जो लाइफ का लॉस हो रहा है, जो लोग मर रहे हैं उससे बहुत दुखी हैं, पीस और सिक्योरिटी होनी चाहिए। इन दुनिया में जितने भी टर्मोइल है ना, आधे से ज़्यादा 50% से ज़्यादा है ना यूएस ने किए हैं। हजारों लोगों को अफगानिस्तान में मारा है, पाकिस्तान में मारा है, लीबिया में मारा है, इराक में मारा है इन लोगों ने। ठीक है, और ये बात कर रहे हैं किसकी, लॉस ऑफ लाइफ की। ठीक है, तो यूएसए इस रिजोल्यूशन को लेके आया। ठीक है, और किसके सपोर्ट में लेके आया, रशिया के सपोर्ट में लेके आया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि रशिया और यूएसए एक साइड खड़े हों। या तो रशिया किसी चीज़ की साइड होता है तो ऑटोमेटिकली रशिया उसके अपोज में हो जाता है, और यूएसए किसी साइड के अपोज में खड़ा होता है तो रशिया ऑटोमेटिकली उसके साइड में होता है। एक वीटो का इस्तेमाल करके एक दूसरे के रिजोल्यूशन को गिरा देते हैं। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम कि यूएसए और रशिया दोनों एक साइड खड़े हैं। और है ना, दिस इज ऑल्सो वेरी फर्स्ट टाइम कि यूएसए रशिया के सपोर्ट में क्या लेके आया है, एक रिजोल्यूशन लेके आया है कि भाई इस वॉर को एंड करवाया है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 10 लोगों ने इसके फेवर में वोट कर दिया। ठीक है, और ये रिजोल्यूशन जो है पास हो गया। कुछ लोगों ने एब्सटेन कर दिया, 5 लोगों ने, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, डेनमार्क, ग्रीस एंड स्लोवानिया। ठीक है, इन्होंने मतलब नेगेटिव वोट नहीं किया, बट क्या हुआ, वोटिंग से है ना अपसेंट हो गए कि भाई हम अपना कोई ओपिनियन इस पे देते ही नहीं है। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली क्या होगा है ना, इसमें इस रिजोल्यूशन में क्या है कि देखो, रशिया तो कुछ आपको वापस करने वाला है नहीं यूक्रेन को, तो बस क्या है, ये रिजोल्यूशन यूक्रेन के सरेंडर का रिजोल्यूशन है एक्चुअली। ठीक है, चलो है ना, देखते हैं क्या निकल के आता है। मोस्ट प्रोबब्ली जो सॉल्यूशन हम लोगों ने पहले डिस्कस किया भाई है, यूक्रेन का एक बहुत ग्रैंड सरेंडर होने वाला है। ठीक है, यूक्रेन इस वॉर को बिल्कुल भी जीतने नहीं जा रहा है, और यूक्रेन को इस वॉर से कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट अब रशिया के साथ खड़े हो गए हैं। ठीक है, जब यूएसए अगेंस्ट भी था रशिया के, जब जो बाइडन के टाइम पे, तब भी बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे। बस क्या कर रहे थे, वॉर की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाए जा रहे थे कि वॉर है ना, जो वॉर 6 महीने में खत्म हो सकती थी वो 3 साल हो गया उसको चलते चलते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बांग्लादेश विल फॉल अपार्ट इफ द पुलिस एंड आर्म फोर्सेस अंडरमाइंड। ये बोला है बांग्लादेश के आर्मी चीफ बकार उर जमान ने। ठीक है, कल 25 फरवरी था, और 25 फरवरी को हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया है इन लोगों ने, मिलिट्री मार्टीडम डे, यानी कि सेना का जो शहीदी दिवस है वो 2009 में क्या किया था कि कुछ मिलिट्री वालों ने बांग्लादेश में कू करने की कोशिश की थी, बाद में वो पकड़े गए थे और उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, मार दिया गया था, 74 लोगों को मार दिया गया था। तो उन्हीं को कमेमोरेट करने के लिए 25 फरवरी को मिलिट्री मार्टीडम डे मनाया जाता है। इसी को एड्रेस कर रहे थे बांग्लादेश के आर्मी चीफ। ठीक है, और इन्होंने बोला कि देखो, बांग्लादेश को अगर टूटने से बचाना है, बांग्लादेश को अगर सक्सेसफुली सर्वाइव कराना है, तो बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है ना, उसको पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस को ना अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, उनकी पावर्स को कम नहीं करना चाहिए, उनकी इंपॉर्टेंस को कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पुलिस और ये आर्मी ही है जो बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन रखते हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं रहेगा किसी कंट्री में, तो वो कंट्री सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो यही इनका कहना है। ठीक है, और इस चीज़ से एक चीज़ और निकल के आ रही है कि बांग्लादेश की आर्मी और बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ठीक है, ये वार्निंग है एक तरह की, है ना। अब आर्मी चीफ कोई डायरेक्टली आके वार्निंग तो देगा नहीं, ठीक है, ऐसी माइल्ड वार्निंग देता है। तो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आर्मी चीफ कि भाई हमने आपको पावर में बिठाया है, आप हमारी पावर को अंडरमाइन मत करने लग जाना। तो देखते हैं नियर फ्यूचर जो सिविल वॉर एक तरह की चल रही है, ठीक है, कभी भी जिस मतलब मोहम्मद यूनिस के जो
कार्यशैली है, जो काम करने का तरीका है, वर्किंग स्टाइल है, उसको देख के लगता है कि एक दिन जो इंटरिम गवर्नमेंट है और बांग्लादेश की आर्मी है कहीं एक दूसरे के आमने सामने ना खड़े हो जाएं। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है बताओगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में, बांग्लादेश की करेंसी भी बताओगे कमेंट सेक्शन में। चलिए, यूके टू इंक्रीज डिफेंस स्पेंडिंग टू 2.5% ऑफ जीडीपी। ठीक है, ये भी इफेक्ट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप है ना। ऐसे ही यूएस के प्रेसिडेंट को दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी नहीं कहा जाता है, उसके स्टेटमेंट ही अपने आप में बहुत कारगर होते हैं, और ये उसके स्टेटमेंट का ही नतीजा है कि ये न्यूज़ आप देख रहे हो। ठीक है, यूके ने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है, 2.5% कर दिया है, 2.3% से बढ़ा के, और साथ में ये भी बोला है कि आने वाले समय में इसको 3% तक बढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, क्यों बढ़ा रहे हैं ये? ठीक है, देखो दो रीजन है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा चीज़ों से गुस्सा रहते हैं कि अमेरिका क्यों ज़्यादा खर्च कर रहा है, तो इसी को लेके उन्होंने नेटो को टारगेट किया था कि भाई आपकी कंट्री, आपकी सोवरेनिटी, बट आपकी सिक्योरिटी के लिए यूएसए क्यों पैसा खर्च कर रहा है? ठीक है, चलो यूएसए पैसा खर्च कर रहा है, बट आप क्यों नहीं खर्च कर रहे हो? ठीक है, तो आपको भी पैसे खर्च करने चाहिए। ठीक है, तो आपको अपना जो डिफेंस बजट है वो 5% तक बढ़ाना चाहिए, और डोनाल्ड ट्रंप ने सारे नेटो कंट्रीज को वार्न किया था। उन्होंने कहा कि आप अपना डिफेंस बजट 5% तक बढ़ाओ, ठीक है, नेटो में कंट्रीब्यूशन बढ़ाओ, अदरवाइज मैं पुल आउट कर जाऊंगा नेटो से, आप अपनी सिक्योरिटी को खुद देखो। ठीक है, तो एक तो उस डर में ये सारे कंट्री जितने भी नेटो मेंबर हैं अपने डिफेंस बजट को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब क्या करने वाले हैं, है ना, ये सब टॉलरेट नहीं करने वाले हैं इन चीज़ों को, है ना। मतलब डोनाल्ड ट्रंप को बहुत अखरती हैं वो चीज़ें, है ना, जिसमें यूएसए की तरफ से बहुत ज़्यादा दिया जा रहा होता है। ठीक है, वापस में नहीं मिल रहा होता है। इंडिया जैसा अलाई, ठीक है, जो इंडिया को सबसे इंपॉर्टेंट अलाई मानते हैं डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में, चाइना के अगेंस्ट। ठीक है, बट टैरिफ के मुद्दे पे इंडिया से भी क्या रहती है, खींचतान रहती है कि मैं रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा, तो इनसे तो कोई बेनिफिट भी नहीं हो रहा है। तो इसी को देखते हुए यूके ने क्या बढ़ा दिया, अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है, 2.3% से 2.5% कर दिया है, और कमिटमेंट किया है कि इसको 3% तक हम करने वाले हैं। दूसरा, यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टामर, इनकी मीटिंग होने वाली है थोड़े दिनों में डोनाल्ड ट्रंप के साथ में। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप के सामने जब ये जाएंगे तो डोनाल्ड ट्रंप इस क्वेश्चन को जरूर रेज करेंगे। तो इसी वजह से कि है ना, कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक फेस लेके जा सके, है ना, इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि अब डोनाल्ड ट्रंप के सामने जाके ये बोल सकेंगे कि देखो हम इंक्रीज कर रहे हैं, हमने 2.3 से 2.5 कर दिया है, एंड अब इसको हम कहाँ लेके जाएंगे, 3% लेके जाएंगे। ठीक है, बाकी नेटो कंट्रीज भी धीरे धीरे ग्रेजुअली देखेंगे हम थोड़े आने वाले समय में कि इस बजट को इंक्रीज करेंगे। नेटो की बात करें, क्या फुल फॉर्म है इसकी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1949 में इस ग्रुप को बनाया गया, 32 मेंबर्स हैं। क्या है इसका मोटो, कलेक्टिव सिक्योरिटी। ठीक है, जितने भी वेस्टर्न कंट्री हैं, यूएसए हैं, है ना, उनकी कलेक्टिव सिक्योरिटी। क्या पैक्ट है इसमें कि अगर एक कंट्री पर अटैक होता है तो नेटो के सारे कंट्री यानी कि 32 कंट्री मिलकर क्या करेंगे, उस कंट्री को अटैक करेंगे जिसने हमारे अलायंस की किसी भी कंट्री को अटैक किया है। ठीक है, तो सिक्योरिटी पर्पज से बनाया गया, मेनली यूएसएसआर को रोकने को लिए बनाया गया था। ठीक है, अब रशिया को रोकने के लिए बनाया गया, और इसी नेटो की वजह से क्या हो रहा है ना, यूक्रेन में आज वॉर चल रही है, क्योंकि यूक्रेन ने क्या बोला था कि हमें नेटो में शामिल होना है, रशिया कहता था कि आप नेटो में शामिल नहीं होगे, तो उन्होंने अटैक कर दिया यूक्रेन को इससे पहले कि वो नेटो में शामिल होता। ठीक है, तो ये रहा आज का द हिंदू एनालिसिस। मिलते हैं कल यानी कि 27 फरवरी के द हिंदू एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।